नमस्कार दार्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केनी। दारियत इशू में बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर में सियासत को लेकर। दो बड़े मुद्दों पर गरमाई हुई है। एक तरफ रंजीत सागर डैम को लेकर पंजाब के साथ विवाद और दूसरी तरफ विधानसभा में रिजर्वेशन बिल पर हंगामा। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि पंजाब सरकार से लंबित वादों को उठाएंगे, खासकर बिजली के 20% हिस्से और मुआवजे के मुद्दे पर। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिससे प्रभावित परिवारों को नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर रिजर्वेशन संशोधन बिल विधानसभा में खारिज हो गया। ओपन मेरिट बढ़ाने पर रिजर्वेशन को संतुलित करने की मांग थी। इन दोनों मुद्दों को मिलाकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां एक तरफ विकास और संसाधनों के अधिकार की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य और अवसरों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और उसके बाद बात करते हैं जो विधायक हैं तनवीर सादिक, उन्होंने जो बिल पेश किया लैंड ग्रांट्स बिल, वहां उसके बाद भी सियासी माहौल गर्म होता हुआ दिखा। ये बिल 2022 के नए भूमि नियमों के खिलाफ लाया गया है, जिसमें लीज खत्म होने के बाद जमीन को नीलामी में डालने का प्रावधान है। विपक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी इस बिल को सुपर एलीट को फायदा पहुंचाने का बता रही। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को विस्तार में समझेंगे और पूछेंगे आखिर क्या पक्ष है। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। रजिंद्र शर्मा सर है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। अहमद आज सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। और संदीप विजित सर है हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सर अब तीनों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत जो है मैं संदीप विजित से करूंगा। सर, रिजर्वेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? स्टैंड तो हमने क्लियर कर दिया हुआ है। कैबिनेट ने प्रपोजल बना के एलजी साहब के पास भेज दिया हुआ है। तो अब इससे ज्यादा और जो बिल आज रिजेक्ट हुआ है उससे कई फार बेटर जो प्रपोजल है वो एलजी साहब के पास कैबिनेट ने अप्रूव करके भेजा हुआ है एक्सेप्टेंस के लिए। तो हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। जो हम करना चाह रहे हैं वो दिखा भी रहे हैं और वो हमने करके भी एलजी साहब की मंजूरी के लिए भेज दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारा स्टैंड तो इस मुद्दे पे तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा क्लियर है। तो क्या लगता है कि ये कब तक पास होने की उम्मीद है? क्योंकि ये युवाओं का मामला है और आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, आरक्षण मिलना चाहिए। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ एक आरक्षण को वो एक कहते हैं ना उसको रैशनलाइज करना चाह रहे हैं। और हमारी जनता की नीड्स के मुताबिक उस रिजर्वेशन को रैशनलाइज करना है। हमारा यही मुद्दा है बस। हम कोई खत्म तो नहीं कर रहे हैं इसको, रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन तो रहेगी। सिर्फ रैशनलाइज करना है थोड़ा सा कि क्या, क्योंकि अब कोई भी पॉलिसी हो जो बहुत पुरानी हो उसको कभी ना कभी तो उसको रिव्यू करना पड़ जाता है। वक्त के हिसाब से उसको देखना पड़ जाता है, क्या जरूरियात है लोगों की वो देखनी पड़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने कैबिनेट ने जो है वो अपना जो प्रपोजल है वो पास करके वो एलजी साहब को भेज दिया हुआ है। तो अब देखते हैं एलजी साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, मैं रुक करता हूं दोबारा आपका करूंगा राजेंद्र शर्मा सर का। सर, रिजर्वेशन मुद्दे पर बीजेपी का स्पष्ट स्टैंड क्या है? भाजपा का स्टैंड यही है कि हमारी रिजर्वेशन रहनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल रिजर्वेशन 50% है और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। और वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है ये तो एक किस्म की हॉरिजेंटल होती है, क्योंकि इसमें हर कास्ट कलर क्रीड का आदमी इसमें एकोमोडेट होता है। तो बेसिक रिजर्वेशन तो हमारी 50% ही है, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है। तो वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन को कम करना वो भी लोगों के साथ अन्याय होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे रिजर्वेशन का हमारा अभी तक का स्ट्रक्चर है, दैट शुड रिमेन एज इट इज। सर, जो एलजी ऑफिस में टेबल पर पड़ी हुई फाइल है उसके बारे में आपका क्या रुख है? आप उसके बारे में किस तरह बात मनवा सकते हैं? देखिए, वो तो हाउस ने उसको पास किया हुआ है, हाउस के पास वो अथॉरिटी है और एलजी साहब के पास अपनी अथॉरिटी है। तो एलजी साहब की अथॉरिटी को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये पूछा है हमारा ओपिनियन क्या है, हम तो यही कहेंगे कि 50% की रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में है वो एज इट इज रहनी चाहिए। और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन 10% है वो हॉरिजेंटल है, वो सभी रिलीजन हो चाहे कास्ट हो उसको वो कवर करती है। तो इसलिए उसमें किसी को आपत्ति नहीं रहनी चाहिए। तो जो 60% का अभी
टोटल मिलाकर रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है 50% वर्टिकल एंड 10% हॉरिजेंटल, तो दैट शुड रिमेन एज इट इज। ठीक है सर, मैं दोबारा रुकूंगा मैं अयाज सर पे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपका क्या रुख होगा इसके ऊपर, पूरे आरक्षण को लेकर? क्या ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अलग नीति जो है ये बहुत जरूरी है? बिल्कुल इसकी रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ओपन कैटेगरीज के जो जो लोग हैं, तो उनको शायद 60% से भी कम अभी इस वक्त जो 2019 के बाद जो चेंजेस आ गए उसके हिसाब से उनका शायद 60 से कम भी रिजर्वेशन हो जाता है। तो मानना यह है कि कम से कम अगर जो बाकी जो कैटेगरीज है उनको रिजर्वेशन तो देना ही देना है, लेकिन एक एक बैलेंस इसको किया जाए, जो जो ओपन कैटेगरीज है रेशो के हिसाब से भी। और अगर देखेंगे तो सिर्फ आप कैटेगरी की बुनियाद पर ही सिलेक्शन नहीं करोगे, सम परसेंटेज इज रिक्वायर्ड बट नॉट द ऑल। तो एज सच जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं वो इससे प्रभावित है। तो उस लिहाज से लग रहा है कि इसमें रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। अभी आप जो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हाल ही जो बढ़ा दिया, मुझे लगता है मतलब कुछ ना कहीं कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, डिस्पाइट कि ये एक ऐसा सेंसिटिव डिसीजन है जो जो हर गवर्नमेंट, जो हर हुकूमत जो है बहुत ही एहतियात के साथ इसको करना पड़ेगा उनको। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वाक़ात है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ कुछ बेस बना के किया जा सकता है। बहुत सारे सपोर्ट्स है इस चीज़ के लिए कि जहाँ ओपन कैटेगरी के लिए कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज है तो उसे कम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से वही एक वजह लग रहा है कि एक डिले शायद हो रहा है गवर्नमेंट को इसको थ्रू करने में, क्योंकि उनकी भी कुछ दिक्कतें शायद इसमें नजर आ रही है। तो लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू बी फेस्ड वन डे, क्योंकि ये एक मसला भी है। आप मसले को ज्यादा देर इल्तवा में नहीं रख सकते हो, ये एक कमिटमेंट भी है। और रिजर्वेशन एक मामला जरूरी भी है। हमने कल भी देखा कि कितना इसमें असेंबली में बड़ा मसला हो गया। एक तो ये कि जो जो रूलिंग पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके एजेंडा में भी है, मैनिफेस्टो में भी है, और फिर जब कल किसी मेंबर ने इस इशू को लाया तो फिर वहाँ बड़ा हंगामा हो गया। तो इसलिए मतलब अब पॉलिटिकली इसको कैसे कौन देखेगा वो दूसरी बात है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे ये एक इशू है, मसला है, बना हुआ मसला है, लोग इससे दो चार है इस मसले से। तो इसको हल करने की जरूरत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कुछ इश्यूज है इसमें जो करने की बात है। ठीक सर, मैं दोबारा करूंगा सर, मैं करूंगा संदीप सर का। सर, लैंड ग्रांट्स बिल को लेकर किस तरह का रुख है? क्या ये इससे कोई असर पड़ने वाला है? क्या 2022 के जो नियम है वो पारदर्शी नहीं थे? अभी ये जो लेजिस्लेशन अभी सर, लेजिस्लेटिव मैंने असेंबली में जो हम संदीप वजीर से सर सवाल किया अच्छा मैंने सर, मैं दोबारा करूंगा आपको सर। जी संदीप वजीर सर। अच्छा, ठीक ठीक। जी, लैंड ग्रांट्स बिल जो तनवीर सादिक साहब ने लाया है उसमें मुझे ये नहीं समझ आता कि उसमें किसी को क्या कोई किसी किस्म की परेशानी हो सकती है। वो तो हमने ये बिल हमने इसलिए लाया, वो कोई सिर्फ गुलमर्ग के होटलियर्स के लिए या कोई स्पेशल किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए नहीं लेके आए हैं। वो हम सभी के लिए लेके आए हैं। उन सब बिजनेसेस को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। अब कई होटल्स लीज में जो है वो कटरा वैष्णो माता के जो कटरा जो बेस कैंप है वहां पे भी है। इस किस्म से हमारा ये मेन मुद्दा ये है कि स्टेट के बाहर से आके अडानी या अंबानी, वो उन जैसे लोग यहाँ आके इसके लूप होल्स का फायदा ना उठाएं। इसलिए हमने लैंड ग्रांट्स बिल ये लाया हुआ है, ताकि स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के लोगों के पास ही रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इसमें लैंड ग्रांट बिल में और क्या है, और ऐसी क्या चीज है जो किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? मेरे को तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। यहाँ पे हमने जहां पे हमने कटरा वैष्णो देवी के होटलियर्स को प्रोटेक्ट करना है या छोटी दुकान चलाने वाले को प्रोटेक्ट करना है, वही हमने गुलमर्ग और पहलगाम वाले को भी करना है। हमने तो सभी को एक जैसा, या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट का कोई मालिक है जिसने लीज पे ली हुई है जगह, तो हमने उस इंडस्ट्रियल यूनिट के बारे में भी सोचना है।
तो हमने तो ओवरऑल एक बिल लाया है जिसमें सबको फायदा है, और हम ये नहीं चाहते कि जो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है पहली ये 2019 के बाद के दरवाजे खोल दिए गए थे, उन दरवाजों को हम किसी हद तक बंद कर देना चाहते हैं। यही हमारी उसमें एक मंशा है, और मुझे लगता है कि वो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो तनवीर सादिक साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये स्टेप लिया गया है, तो हम सबको मिलकर उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा राजेंद्र शर्मा का। सर, आपका क्या रुख होगा इस पे? आखिर क्या परेशानी है लैंड रिफॉर्म बिल से? इससे क्या चुनौतियां हैं आम जनता को? देखो, जो स्टेट होती है, यूनियन टेरिटरी होती है, दैट इज कॉल्ड ए वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर हमेशा सबसे पहले किसका देखना चाहिए? जो हैव नॉट्स हैं। हैव नॉट्स कौन है? जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ वेलफेयर पहले होता है। और जो जिनके पास आगे ही सरमाया है, जो हैव्स हैं, उनकी तरफ बाद में देखा जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, जो हैव्स वाले हैं उनको पहले वेलफेयर मिल रहा है, और जो हैव नॉट्स हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो सरकार को चाहिए, अगर कोई पॉलिसी लानी है, वो उन लोगों के लिए लाए जिनके पास जमीन नहीं है, ना कि जिनके पास जमीन है उनको कैसे अलॉट की जाए। तो हम इसको ये देखते हैं, ये ब्लू आइट्स और कुछ लोग ऐसे हैं इन्फ्लुएंशियल, जिनको और एम्पावर किया जा रहा है। और जो लोग गरीब हैं, जो लैंडलेस हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से अच्छा एक प्रावधान आना चाहिए। हम इसको उस एंगल से देखते हैं, तो सरकार की भी ये ड्यूटी बनती है। सर, सवाल ये भी रखा गया ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना स्पष्ट अपना रुख रखा है, वो साफ ये भी कहा है कि 2019 के बाद काफी बदलाव देखने को मिले हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के लोग आके यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लीज पर ले लें। बाहर के कितने लोगों ने आके यहाँ जमीन ले ली आज तक? ये तो सिर्फ आप कहें कि इसको ये पॉलिटिकल गिमिक होता है कि बाहर के लोग इधर आ जाके काम करेंगे। अभी हिंदुस्तान तो पूरा ओपन है, हमारे कितने लोग जाके बाहर काम करते हैं। तो काम करना कहीं भी किसी भी प्रांत में पूरे हिंदुस्तान के मनाही नहीं है। हाँ, उसमें कई राइडर होने चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में आप ये कहें कि जो जो हमारे यहाँ एफ्लुएंट हैं हम उनको और एफ्लुएंट करेंगे, तो वो बात बनती नहीं है। बात ये वेलफेयर स्टेट का काम ये है कि पहले जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनके लिए पहले सोचा जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, जो लैंडलेस हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, पहले उनकी सोची जाए, और उसके बाद में जो बाकी एफ्लुएंट क्लास है उनके लिए प्रावधान बने। और रही बात, जब व्हेन वी आर ओपन, जब हम ओपन हैं जी, तो उसमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से आगे वहां से आगे। अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि यहाँ अडानी आ गए, अंबानी आ गए। कौन से अडानी अंबानी यहाँ आ गए? अब आप ये देखो, अभी बजट पेश हुआ था हमारा यहाँ असेंबली में, तो 74,000 हमारा टोटल वो है रेवेन्यू रिसीट्स के साथ मिला के, जो सेंटर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं 43,000 करोड़ का। तो 1,13,000 करोड़ का हमारा बजट है। वो जो फिजिकल डेफिसिट है 74,000 करोड़ से लेकर 1,13,000 करोड़ तक, उसके बारे में इन्होंने क्या किया, क्या सोचा उसमें असेंबली में? उसकी तो कोई बात नहीं कही। हम अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। रिसोर्सेज की जो कमी है उस पर हम राजनीति करेंगे तो वो तो बात बनेगी ना। ये तो प्रोग्रेसिव राजनीति का समय है, अब हमें प्रोग्रेसिव राजनीति की तरफ चलना है। तो उसके लिए हमें नए प्रावधान और नए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। हम अभी भी पुरानी राजनीति में घुस रहे हैं। अभी आपने कहा रिजर्वेशन वाला, ये रिजर्वेशन से हमारे पूरी स्टेट में 5,25,000 नौकरियां हैं, सिर्फ 5,25,000, उससे ज्यादा नौकरियां नहीं है। क्या हमको 5,25,000 के लिए लड़ना है कि पूरा हिंदुस्तान पड़ा है जीतने के लिए, पूरी दुनिया पड़ी है जीतने के लिए? हमने उसके लिए सोचना है। आज जम्मू कश्मीर से 17 लोग जो हैं वो आईएएस क्लियर करके, यूपीएससी क्लियर करके, युवा हमारा कहीं दूर सोच सोच के आगे निकल रहा है। बिहार में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां मात्र 24 लोगों ने क्लियर किया। महाराष्ट्र में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां 64 लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो यहाँ 17 लोगों ने किया। तो हमारा परसेंट कितना हो गया?
10% से भी ज्यादा। तो युवा की सोच के साथ हमें भी चलना चाहिए। अभी जी वो पुरानी राजनीति को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन पे ही सारी लड़ाई नहीं लड़नी है। बाकी इतने एवेन्यूज हमें पड़े हुए हैं, स्काई इज अ लिमिट। हमको वहां कैसे जीत हासिल करनी है। जम्मू कश्मीर में इतनी क्षमता है, हर किसी में, हर व्यक्ति में क्षमता है। हमको वो एनर्जी चैनलाइज करते हुए अपने यूटी को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ना है। दैट जी इज अवर विजन, दैट मस्ट बी अवर विजन। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो बिल्स हैं, अभी पुरानी राजनीति छोड़ देनी चाहिए हमको। उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए और उसमें जो सही हो उसमें हमें बात करनी है। ये कास्ट, रिलीजन, रीजन, इससे बाहर निकलना है। हमने किसको रोका है कि तुम अडानी नहीं बनो? क्या किसी ने रोका है किसी को तुम अंबानी मत बनो? सभी बनो भाई। तो आदमी अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ता है। जी सर। तो इसलिए हमें दूसरे को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना कि वो बड़ा आदमी बन गया। भाई हम भी बने, हमें किसने रोका है? हम भी बनेंगे। वैसा माहौल हमको लोगों को देना है। तो मेरा जी यही निवेदन है सबसे कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने हैं और नई राजनीति के साथ आगे बढ़ना है। उसी में हम सबका हित है। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा, आपका रुक करूंगा संदीप जी सर, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं, सर, मैं मैं शर्मा साहब से जी संदीप सर जी। बोलूं। हाँ जी हाँ जी। जी, मैं शर्मा साहब की देखिए बात ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये कह रहे हैं कि कौन सा अडानी आ गया और कौन सा अंबानी आ गया या कितने ही लोग बाहर से आ गए, जब कोई बाहर से आया ही नहीं है आपके मुताबिक। तो फिर आपने 370 क्यों एब्रोगेट कर दिए? फिर आपने स्टेट के टुकड़े क्यों कर दिए? जब बाहर से किसी ने आना ही नहीं था तो फिर लगे रहने देना था ना। उसमें बार लगाने की, उसमें ये जुल्म करने की क्या जरूरत थी? और आज सर मैं आपको बताऊं, चैलेंजेस हमारे पास बहुत हैं और हम बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं और प्रोग्रेसिव सोच है हमारी। लेकिन उस प्रोग्रेसिव सोच के अंदर स्टेट के ढांचे को बहाल करना भी एक सोच है। आपने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ आपके वादे, आपकी पार्टी के वादे ही रह गए कि हम स्टेट वापस करेंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हमने जी बस कह दिया है कि हम पार्लियामेंट के पटल पे कह दिया है, तो कह दिया है तो उसको पूरा भी तो करना होता है। अब 2047 तक थोड़ी हमने इंतजार करना है कि स्टेट वापस मिलेगी हमें। आखिर उस बार अपने वादों का भी तो कुछ सोचो। और आप यहाँ पे आप नौकरियों की बात कर रहे हो कि नौकरियां बड़ी। अब नेशनल लेवल पे ही हम देख लें तो बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, तो क्या वो पूरा हो गया क्या? सर, बातें करने और प्रैक्टिकल चीजों को करने में बहुत फर्क होता है। अब आप कह रहे हैं कि सारे अडानी और अंबानी बन जाए, हमने सबके लिए एवेन्यू। सर, उसके ऊपर हाथ भी तो चाहिए ना किसी का। अब हर किसी के तो साथ किसी की दोस्ती नहीं होती है ना ऊपर वालों की। कैसे बन जाएगा कोई? तो आप प्लीज जरा इस बारे में सोचिए कि स्टेट को स्टेटहुड कैसे मिले। जी। अब ये यूटी यूटी कैसे रहेंगे कि स्टेट भी वापस लेंगे? इस बारे में भी तो कोई कम से कम थोड़ा सा अपना विचार रखिए। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा आपका। मैं अहमद सर आपका रुक कर रहा हूँ, 1 मिनट में छोटा सा रिएक्शन लेके आपका रुक करता हूँ। रजिंद्र सर, हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं सर? पर एक बात तो ये साफ मेरे है भाई कि कह स्टेटहुड रहे की। हैं जी मेरे भाई कह रहे हैं कि आपने 370 और 35 क्यों हटाया। तो इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पहले कैलेंडर चलते थे, 500 रुपया लेके पत्थरबाजी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन डी रेल हो गई थी, पॉलिटिकल सिस्टम डी रेल हो गया था और सब छिप के घर में बैठ गए थे। तो अब आपके पास क्या चारा है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले नारा दिया नया कश्मीर का, उसके बाद में प्लेबिसाइट आ गया, उसके बाद में स्पेशल स्टेटस आ गया, उसके बाद में सॉफ्ट बॉर्डर्स आ गया। तो हमेशा एल्यूजन में रखा सबको और स्टेट का यहां तक हद पहुंच गई। यहां कैलेंडर चलने लगे, इंटरनेट ब्लैकआउट होने लगा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सभी लोग फंडामेंटलिज्म पर राजनीति करने लगे। और आज क्या हाल है? आज तो खुद उमर साहब कह रहे हैं कि शांति है हर तरफ और सेंटर भी हमें मदद कर रही है। तो ये सर, चेंज शांति क्यों है आया? तो स्टेटहुड की बात तभी तो ये जिक्र ये किया। चेंज ये चेंज इसलिए आया क्योंकि 370 हटा और साथ में हमारा फुल इंटीग्रेशन विद द नेशन हो गया। और दूसरा, अब जब पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि स्टेटहुड मिलेगा तो मिलेगा स्टेटहुड। असेंबली में ने भी रेजोल्यूशन डाला था और उन्होंने भेजा है, सेंटर को रिक्वेस्ट की है।
और सेंटर इज इन एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ ए स्टेटहुड। तो अब जी कुछ चीजें तो सेंटर पे भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम पैसा लेने के वक्त 43,000 करोड़ तो हम सेंटर से लेते हैं, 31,000 करोड़ का हमारा खुद का रसीद है। तो जब हमारे पैसे, फाइनेंशियल पावर हमारे पास नहीं है, तो फिर बाकी डिसीजन के लिए भी हमको उनके ऊपर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर हम खुद एम्पावर होते हैं तब किसी को डिक्टेट कर सकते हैं, जी जब हम खुद ही पावरलेस हैं तो दूसरे को डिक्टेट कैसे करेंगे? तो पार्लियामेंट का एक अपना प्रेरोगेटिव है, दैट विल टेक अ डिसीजन ऑन इट्स ओन सर्कमस्टांसेस। ठीक। हमारा मकसद था एक रेजोल्यूशन पास करना, वो हमने यहां से किया और सेंटर में भेजा। अब ये प्रधानमंत्री जी पे और पार्लियामेंट पे है कि उन्होंने कब ये डेट डिक्लेयर करनी है कि जब हम यहाँ स्टेटहुड देंगे, और जी उमर साहब भी उसमें लाइज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज इन द प्रोसेस। ठीक है सर, मैं संजीव सर करूंगा, पहले मैं एमएस सर का करना चाहूंगा। जी सर, कुछ कह रहे हैं सर? और सर, ये जो आप फैसले लिए जाते हैं और कितने जरूरी होते हैं ये आम जनता के लिए, और खासतौर ये जम्मू कश्मीर के हित के लिए कितना सही है, और प्राइवेट मेंबर बिल जो लाए जाते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं? पहली बात, अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में अंदरूनी हालात भी बदले हुए दिख रहे हैं, और वो बदले हुए हालात कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ इशारा नहीं करते हैं। उसका मैं ऐसे में उदाहरण दूं, वो ये कि जहां उनका फर्ज बनता है, जो भी मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं असेंबली में, उनका फर्ज बनता है कि अपने रियासत के, खित्ते के लोगों की नुमाइंदगी करें और उनकी बेहतरी की देख लें कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। जी अगर हम रिजर्वेशन की बिल की बात करें, हर एक ये महसूस करता है कि रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो इससे पहले एक बार और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में भी है, मैनिफेस्टो में भी है। तो एक बार शायद पीडीपी के मेंबर ने बहुत पहले ये बिल लाई तो उसको रिजेक्ट किया गया। सॉरी नॉट रिजर्वेशन बिल, लैंड ग्रांट्स बिल। लैंड तो उसको लैंड ग्रांट्स बिल, तो उसको रिजेक्ट किया गया। तो अभी वही बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा ला रही है, और ये कहकर कि इसमें हमने 5 मरले जमीन की बात करी, या दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हमने बाहर से रोकना है कि कोई लैंड ना खरीदे। इन्हें भी जो 35A के तहत जो हमारे खुसूसी जो मफादात थे उसमें, तो शायद उनका कहना है कि शायद उन्हीं की स्ट्रेंथ की जाए, उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाए। पहली बात कि ऐसा करना शायद नामुमकिन सा होगा, क्योंकि जब ऐसा ही करना था तो तब शायद 35A को विड्रॉ ही नहीं किया जाता। तो अब शायद उसमें सेंटर के साथ बात करके कुछ न कुछ, जैसे बाकी रियासतों में हिमाचल, बाकी चीज, या और भी पहाड़ी रियासतों में कुछ क्राइटेरिया है बना के क्या कुछ जा सकता था। अब वो ऑल डिपेंड करता है कि सेंटर और स्टेट के या जम्मू कश्मीर के रिलेशंस लीडरशिप के क्या रहेंगे, जो अभी जी खट्टे ही लग रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब हम जो दूसरी उसके साथ एक और बात करी कि शायद ये है कि यहाँ बाहर से लोग आने को रोक रहे हैं, लेकिन उनको हम बताएंगे कि भाई देखिए, इससे पहले भी 2019 से पहले भी लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में, बाहर के लोग लैंड लीज पर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर जरूरत पड़ती थी कुछ करने की, नहीं किया जा सकता था। जी लैंड लीज पर दिया गया है जम्मू कश्मीर के रियासत ने, बाहर के लोगों में इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो चुकी है। वो दूसरी बात है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, लेकिन एक प्रोविजन है कि लीज पर दिया जाता था। या अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी बड़े इंडस्ट्रीज, ये बड़े होटल्स है, जी यहाँ जैसे ओबराई था, वो भी तो बाहर का ही था। तो लेकिन यहाँ है, पहले पहले ऐसा नहीं कि नहीं था जब हम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमको जो बोला गया है, जो दिखाया जा रहा है, असल में वो नहीं है। अगर 5 मरले लैंड ग्रांट्स बिल में देने की बात है, तो शायद ये बिल पहले भी आई थी और पीडीपी के मेंबर से शायद उस वक्त जिसको हमको
ठीक उसूली सर। तौर मानना चाहिए था कि लोगों के हित की बात है तो लेना चाहिए। अब अगर हम उसी बिल को ला रहे हैं तो लग रहा है कि वो सिर्फ वही तक महदूद नहीं है, उसके बहाने कुछ और किया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है, मैं साफ साफ लफ्जों में ये बताना चाहूंगा, कहीं ये तो नहीं है नीडोज जैसे जो लोग हैं जिनका दो कनाल लॉट हुआ था कभी बहुत 80s से पहले, और 85 में उनका जी एक्सपायर भी लीज हो गया, तो 2 कनाल के बजाय उन्होंने 100 कनाल ऑक्यूपाई किया था और किसी ने पूछा तक नहीं। अब चूंकि एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन में वो विड्रॉ किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने की बात है। मुझे लगता है कि बाकी मेंबरान को जो ये बिल्कुल सर। ना चाहते हूं तो उनको देखना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो। मुझे लग रहा है अभी जो ठीक हालात सर। बन रहे हैं असेंबली के अंदर, कोई सही तौर हालात नहीं बन रहे हैं। यही किसी को फायदा कैसे जी देना है कैसे नहीं देना है, ओवरऑल रियासत की बात, जम्मू कश्मीर की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल लोगों की बात नहीं हो जी रहे हैं। जो उनके मसाइल है वो जू के तू है, चाहे वो डेली वेजर्स के इश्यूज है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, चाहे बिल्कुल वो सर। बिजली के कंसेशन बहुत मुद्दे हैं इश्यूज सर है, ऐसे। वो सारे इश्यूज जो डायरेक्टली लिंक करते हैं। तो लैंड ग्रांट्स का बिल जो है, जो हमको लग रहा है वो सिर्फ 5 मरले लोगों तो को गरीबों को देने की बात ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ मेजर बात कुछ और है। सर संदीप सर, आपने सुन लिया, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब सच्चाई कितनी है इसमें ये तो समय बताएगा, पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है साथ में। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, प्राइवेट मेंबर बिल्स जो पेश किए जाते हैं सदन के अंदर, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि सिर्फ 2 दिन शेष बचे हुए हैं अब सदन की कार्रवाई को लेकर, और बहुत से मसाइल ऐसे हैं लोगों के शायद जो डिस्कस भी नहीं हुए हुए तो उन पे कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ी। देखिए, अहमद अयाज साहब की बात मैं सुन रहा था, तो अहमद अयाज साहब, 100 कनाल लैंड के पीछे स्टेट की लाखों कनाल लैंड को हम ताक पे रख दें, ऐसा भी ऐसी भी कोई गवर्नमेंट नहीं होती, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं होता, और ऐसी भी कोई सोच नहीं होती। पहली बात तो ये है, ये एक परसेप्शन की बात है। हो सकता है आपकी सोच इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टन जो फैक्ट्स, जो मिस फैक्ट्स हैं, उससे आपकी सोच इन्फ्लुएंस्ड हो, तब आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब हुकूमत ऑपरेट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी हुकूमत ऑपरेट कर रही है, तो वो सबके बारे में सोच रही है, कोई एक के बारे में नहीं सोच रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कटरा में होटलियर्स के बारे में भी सोचा जा रहा है, गुलमर्ग में भी सोचा जा रहा है, श्रीनगर सिटी के अंदर भी सोचा जा रहा है, और पहलगाम के होटलियर्स के बारे गुलमर्ग में में भी क्यों सोचा नहीं जा है? रहा है। तो इसको एक कलेक्टिव कलेक्टिव तौर पे देखना बेटर रहेगा, बजाय सिर्फ एक प्रोपोगेंडिस्ट सोच को आगे करके, कि भाई जो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई एक एक किसी एक को पिन पॉइंट कर लो और उसके ऊपर अपनी वो बना लो, एक परसेप्शन बना लो। तो मुझे लगता है वैसा वैसा ही बात ठीक नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मुझे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, चलो प्राइवेट मेंबर्स बिल तो बड़े इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि इतनी देर तक ये असेंबली का सेशन चला है, और इस असेंबली के सेशन को अगर मैं कोई मार्क्स दूंगा, या मतलब उसको बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस असेंबली सेशन में हुई है, वो हुआ है कि डेली वेजेस के ऊपर जो संजीदगी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही नहीं, ओवरऑल पूरे हाउस की जो संजीदगी उनके प्रॉब्लम्स की तरफ दिखी है, तो वो एक हिस्टोरिक, मैं कहूंगा कि ये एक हिस्टोरिक स्टेप्स थे जो इस असेंबली ने लिए हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने लिए हैं। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उमर साहब ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उनके लिए सारे प्रावधान रख देंगे, या सारे वो चीजें सब पूरी कर लेंगे, जिससे कि डेली वेजेस जो है वो रेगुलराइज हो सके, और कम से कम इतनी बड़ी फैमिलीज को हम वो रिलीफ दे सकें। तो मैं इस हाउस का सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट है वो ये मानूंगा इस सेशन की, जो डेली वेजेस के लिए इतनी बड़ी बात उठाई गई। उसके साथ साथ और मुद्दे भी पड़े हैं, लेकिन ये वाली को मैं सबसे ऊपर अव्वल तरीन मानूंगा कि उन्होंने ये किया। अब आपकी बात का जवाब मैं दे चुका हूं कि सिर्फ एक ही सोच या एक ही बात सारी पॉलिसी को डिफाइन नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ने बिल लाया है, आप देख लीजिएगा कितने कितने लोग अप्लाई करते हैं, या कितने कितने बेनिफिशियल होते हैं उसके लिए।
वो तो अपने आप लिस्ट आ ही जाएगी कि कौन कौन लोग बेनिफिशरीज हैं हमारे इस अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसलिए बहुत जल्दी जी अपनी सोच बना लेना भी ठीक नहीं है। मेरा बस इतना ही आपसे मुतालबा है। ठीक है, मैं राजेंद्र शर्मा से करूंगा। अच्छा सर, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो पेश किए गए इस पूरे बजट सेशन के दौरान, क्या लगता है कितने इंपॉर्टेंट थे वो? देखो, बिल कोई भी हो वो इम्पोर्टेंट तो होता ही है, और डिपेंड ये करता है उसमें हाउस में कितना सपोर्ट मिलता है। जब प्राइवेट मेंबर बिल है तो उसके पास सपोर्ट मिलने की थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं। कई बिल ऐसे आए हैं जिसमें सरकारों ने सपोर्ट की है, और होनी भी चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि जो डेली वेजेस का मुद्दा था और बाकी भी जो आए हैं वो भी सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि इस हाउस में कम से कम हम अपने रिसोर्सेज कैसे जनरेट कर पाएं और उस पर हम क्या काम करें। क्योंकि मैं तो उमर साहब को एक डायनामिक और प्रोग्रेसिव लीडर मानता हूं। उनको कम से कम ऐसी चीजों पे ध्यान देते हुए अपनी सरकार को आगे लेना चाहिए जिसमें हम अपने रिसोर्सेज जनरेट करें, और उसके लिए क्या क्या साधन और संसाधन हमने लाने हैं और उस पर काम करना है, कैसे उसको चैनलाइज करना है, उस पर हमारा काम होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप तीनों का हमारे साथ। राजेंद्र शर्मा सर आपका भी, और अहमद अयाज सर आपका भी, और संदीप विजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। काफी बातें हमने रखी हैं, अहम है, और देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में रणजीत सागर डैम और रिजर्वेशन को लेकर और लैंड रिफॉर्म बिल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और इसमें राजनीति भी साफ नजर आ रही है, बल्कि ये सीधे तौर पर लोगों के अधिकार और युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे भी बन चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी पहल और विधानसभा में हुए घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में मुद्दे और गरमाने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार ठोस समाधान निकाल पाती है, यहाँ ये विवाद और गहराते जाएंगे। फिलहाल तारियल इशू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। I was very nervous about starting my 11th JEE preparation, but SP Smart School made it easy for me. They start from basic and build up to advanced concepts. The hybrid schooling system helped me manage my JEE and board studies together. The teachers also checks on our mental health so that we don't feel burnout. Now I have started believing that SP Smart School along with hard work leads to success. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.